चौगान खिलाड़ी, चौगान खिलाड़ी, चौगान खिलाड़ी तो कंप्लीट कर लिया था अपन ने शायद, ठीक है कंप्लीट। यस सर। हाँ कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। चौगान खिलाड़ी, देखो चौगान खिलाड़ी में है ये जोधपुर शैली अर्थात मारवाड़ शैली का चित्र है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा इसमें कलाकार दाना ने 1810 ईस्वी में इस चित्र को निर्मित किया था। मारवाड़ शैली के कलाकार दाना ने 1810 ईस्वी में चौगान खिलाड़ी नामक चित्र को चित्रित किया था। राजा मानसिंह के समय चित्रित हुआ और इसमें हरे रंग की प्रधानता रही। राजा मानसिंह के समय तो ये चित्रित हुआ और हरे रंग की इसमें प्रधानता है। देखो इसमें राजकुमारी को सभी सखाओं के साथ या अपने मित्रों के साथ चौगान खेलते हुए चित्रित किया है, खेल खेलते हुए चित्रित किया है। यह इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल सी बात थी, आप लोगों ने याद कर ली होगी इसको। फिर अपन पढ़ रहे थे कृष्ण झूला झूलते हुए, कृष्ण झूला झूलते और उदास बैठी राधा, ऐसा कोई चित्र था। उस चित्र में अपन ने पढ़ा कि वो कौन से शैली का था, वो बीकानेर शैली का चित्र था, बीकानेर शैली का, और बीकानेर शैली का चित्र था। तो इसको चित्रित किसने किया था, चित्रित किया था किसने, नूरुद्दीन। नूरुद्दीन, नूरुद्दीन, नूरुद्दीन ने चित्रित किया था, याद रखा करो। जो कृष्ण झूला झूलते और उदास बैठी राजा राधा, ऐसा चित्र जो था इसको नूरुद्दीन ने चित्रित किया था। और चित्र दो भागों में विभाजित है, ऐसे पढ़ा था अपन ने कि चित्र जो है ये दो खंडों में विभाजित है, दो खंडों में, जिसमें एक में प्रकृति मतलब वास्तु को दिखाया है और एक में राधा व कृष्ण को दिखाया है। ऐसे चित्र को दो खंडों में विभाजित कर रखा है। इसमें चित्रकार का नाम, उसके पिता का नाम, राजा का नाम, तारीख और स्थान दोनों लिखे हुए हैं। इस चित्र में सब कुछ जो उसका परिचय होता था वो सब सारा लिखा हुआ था। किसका, चित्रकार का। चित्रकार का नाम, चित्रकार के पिता का नाम, राजा का नाम और तारीख और स्थान, ये कौन से स्थान में वो बना हुआ है, कौन से सन में वो बना हुआ है, ये इसमें था। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे राम ने चित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से की मुलाकात, ऐसा कुछ चित्र है कि राम की, वैसे शॉर्ट में अगर पढ़े तो राम ने चित्रकूट में की परिवार के सदस्यों से मुलाकात, ऐसा कुछ चित्र है, उसको भी अपन ने पढ़ा था। और अपन ने पढ़ा था कि वो मारवाड़ शैली का चित्र है। कौन सी शैली का, मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली का वो चित्र है। उसको गुमान सिंह ने चित्रित किया था। गुमान सिंह, मारवाड़ शैली का चित्र है, गुमान सिंह ने उसे चित्रित किया था। इसके बाद देखो ये कहां सुरक्षित है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय। इसके तीन ही बात पढ़ी थी अपन ने, तीन ही बात पढ़ी थी। राष्ट्रीय कला संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संग्रहालय कहाँ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में। मारवाड़ शैली का चित्र है, गुमान सिंह ने चित्रित किया था। राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये इस समय सुरक्षित है। इस हिसाब से अपन ने चित्रकला में, राजस्थानी चित्रकला में, राजस्थानी लघु चित्र शैली के लगभग जो भी मुख्य रूप से जो चित्र थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। मुख्य रूप से जो भी चित्र थे वो सारे कंप्लीट अपन ने कर लिए। तो इसमें कोई आपको चित्रों में, शैली में और इससे पीछे जो भी अपन ने पढ़ा है उसमें किसी को कोई समस्या है तो वो पूछो पहले आप, फिर बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी शैली के चित्रों का मुख्य विषय, ये टॉपिक है अपना। अपन ने इससे पहले पिछली शैली में, मतलब जो भी अपन ने पढ़ी है, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़, जो भी है राजस्थानी शैली के अंदर अंतर्गत आती है, जो भी, इन सभी शैलियों के अंतर्गत अपन ने विषय, विशेषताएं और उसकी डिटेल तीनों पढ़ी है। लेकिन अपन ने क्या किया, अब उसके चित्र भी पढ़ लिए, तो लगभग शैलियां कंप्लीट हो चुकी है। अपने को अब शैलियों से कुछ भी मतलब नहीं है।
कहने का मतलब मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ये अपन ने कंप्लीट कर ली है, वो वहीं तक सीमित है। अब अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये राजस्थानी शैली के चित्रों का मुख्य विषय, ये मेन टॉपिक जो अपना मेन चैप्टर है उसकी बात आ गई कि संपूर्ण राजस्थानी लघु चित्र शैली है, संपूर्ण जो भी अपन ने पढ़ा है सारी, उसमें क्या ऐसा कॉमन है जो उनका मुख्य विषय रहा है, कौन से विषय उनके मुख्य विषय रहे। जैसे आपको पूछा जाए राजस्थानी शैली का मुख्य विषय, तो ये लिखने पड़ेंगे। आपको पूछा जाए हाड़ौती शैली या मारवाड़ शैली या मेवाड़ शैली की, तो वो लिखेंगे जो अपन ने पहले लिख रखा है। ठीक है, तो वो तो कब लिखेंगे जब पर्टिकुलर किसी शैली के बारे में पूछा जाए, या किसी एक की शैली का नाम देके कि इसके मुख्य विषय लिखिए, जयपुर शैली के मुख्य विषय लिखिए, मेवाड़ शैली के मुख्य विषय लिखिए, तो अपन वो लिखेंगे। लेकिन अगर राजस्थानी शैली की बात आती है तो राजस्थानी शैली में ये विषय लिखेंगे जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, जो कॉमन विषय है, जो लगभग राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में उसी विषय पर ज्यादातर चित्रकारी हुई है, लघु चित्रकारी हुई है, उसी से डिटेल में अपन विषय पढ़ रहे हैं। जो भी नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और आपको तुरंत समझ में भी आएगा। देखो, राजस्थानी शैली में अनेक विषयों से संबंधित चित्र बने हैं। आपको पता है राजस्थानी शैली जो है इसमें लघु चित्रों का समावेश ज्यादा रहा है। राजस्थानी शैली में लघु चित्रों के साथ साथ पोथी चित्रण का भी काम हुआ है। याद रखेंगे कि राजस्थानी में लघु चित्रण के साथ साथ पोथी चित्रण का भी कार्य हुआ है। और पोथी चित्रण का कार्य जब शुरू हुआ था, पोथी चित्रण कार्य ढूंढाड़ शैली में शुरू हुआ था, और ढूंढाड़ में भी अलवर शैली में सबसे ज्यादा पोथी चित्रण कार्य किया गया था, ये अपने को पता है। तो इस हिसाब से राजस्थानी शैली जो है इसमें लघु चित्र का मतलब हो गया छोटे चित्रों का प्रारूप, मतलब कहानियों का लेख या कहानियों का विस्तार चित्र के माध्यम से समझाना। कहानी का, एक कहानी को चित्र बनाकर चित्र के माध्यम से समझाना ही लघु चित्र शैली हो गई। क्योंकि लघु चित्र, जैसे आपने बात की थी पहले फड़ चित्रकारी, तो फड़ चित्रों का मतलब ये हो गया था भाई, फड़ के कपड़े पर चित्र बनाए जाते थे और कपड़े के दोनों तरफ बांस लगा दिए जाते थे, और उससे उसको बांस से उसको समेट लिया जाता था, और गांव गांव भोपा घूमता था, और भोपा जो कहीं भी जो यजमान होते थे उनके पास में जाता, उसको खोलता और उसको गीत गा के, गायन के माध्यम से उसको सुनाता था। तो ये भी एक राजस्थानी शैली का ही पार्ट है, राजस्थानी शैली का ही प्रारूप है, क्योंकि वो लघु चित्र शैली में आते हैं। एक इतने से कपड़े पे वो जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी राजा की कहानी सुना देता था, पूरी लोक देवताओं की कहानी सुना देते थे। ठीक है, तो फड़ चित्र में लोक देवताओं का ही चित्रांकन किया जाता था। ऐसे ही राजस्थानी शैली के जो मुख्य विषयों का रूप है वो समाज में गया धीरे धीरे। पहले तो देवताओं पे सीमित रहा, राधा कृष्ण वगैरह, फिर लोक देवताओं पे आया। लोक देवता पे आया तो जैसे अपने लोक देवताओं में आप समझ गए होंगे, तेजा जी वगैरह। ठीक है, ऐसे लोक देवताओं के बाद में आया धीरे धीरे समाज में, तो सामाजिक रिलेटेड से भी चित्र बने और समाज से संबंधित अत्यधिक चित्रों का निर्माण हुआ। समाज में कैसे, जैसे समाज के रहन सहन, परिवेश, संस्कृति, इसको भी उन्होंने राजस्थानी शैली में चित्रित किया। इसके साथ साथ धीरे धीरे रूढ़िवादिता, कुछ रूढ़िवादिता का मतलब कुछ ऐसे प्रारूप भी आए जिनके माध्यम से लोगों को उजागर करने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए भी चित्रकारी हुए राजस्थानी शैली में, लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे अभी कोरोना काल में फड़ चित्रकारी पे बहुत अच्छे चित्र बने, तो वो लोगों को जागरूक करने के लिए भी लघु चित्रों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार तब से अब तक राजस्थानी शैली का विस्तार चला ही आ रहा है, इसमें लघु चित्र शैली का प्रारूप चला ही आ रहा है। ठीक है, अगर अपन नोट्स की बात करें तो अपन ऐसे स्टार्ट से ऐसे नोट्स लिख के फिर शुरू करेंगे अपन ये चैप्टर। ठीक है, तो विषय की बात करते हैं। विषय में देखो, इसके प्रारंभिक विषयों में सामाजिक संस्कृति, जो प्रारंभिक विषय थे उसमें सामाजिक संस्कृति। देखो, सामाजिक क्या होता है, समाज से रिलेटेड। सामाजिक संस्कृति, समाज क्या होता है, समाज का मतलब एक ऐसी संस्कृति जो किसी 10-5 व्यक्तियों से अधिक के बीच में समाहित हो। जैसे संस्कृति क्या हो गई, अपन कह देते हैं कि इसके तो संस्कार ऐसे हैं भाई, इसके तो संस्कार ऐसे हैं। कैसे हैं, क्योंकि संस्कार की प्रवृत्ति अपन ने कहां से ली, संस्कार की प्रवृत्ति ली अपन ने परिवार से, फिर परिवार की प्रवृत्ति आई तो वो आएगी मोहल्ले से, फिर मोहल्ले की प्रवृत्ति लेंगे तो वो आएगी पूरे समाज से, और समाज की आएगी पूरे राज्य से। ऐसे धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो ये सामाजिक जो संस्कृति है इसका भी मेन योगदान रहा राजस्थानी शैली। सामाजिक संस्कृति से संबंधित बहुत चित्रों का निर्माण हुआ, और इसके साथ साथ यहाँ पे फिर धार्मिक, इनका तो प्रारूप ही अलग था।
धार्मिक चित्रों का तो प्रारूप ही अलग हुआ है राजस्थानी शैली में। कैसे? क्योंकि धार्मिक चित्र अत्यधिक मात्रा में मिले हैं। जो भी देवता कृष्ण, कृष्ण के तो खैर भरमार थी इसमें, लेकिन जो भी देवी देवताओं के चित्र थे वो राजस्थानी शैली में जरूर मिल जाएंगे। तो ये भी है कि था। इसके अलावा राजसी वैभव, राजसी मतलब राजा महाराजाओं का अत्यधिक मात्रा में चित्रांकन हुआ है। अत्यधिक मात्रा में राजा महाराजाओं का चित्रांकन इसमें हुआ है। ठीक है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म का प्रचार ज्यादा होने के कारण वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बने, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बने। और इसमें वही आ गया श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बने। और यह तो श्री कृष्ण तो इस समय के राजस्थानी शैली के एक मुख्य विषय, जैसे अपन अगर बात करेंगे अजंता की, तो अजंता का मुख्य विषय मानेंगे अपन किसको? भगवान बुद्ध को, कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे चित्र बने अजंता में। अगर अपन उससे आगे की बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय मानेंगे अपन आखेट को, कि उस समय बहुत ज्यादा शिकार किए जाते थे। ऐसे ही राजस्थानी शैली में अगर अपन आते हैं तो राजस्थानी शैली में अपन मानेंगे श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण क्यों पूजने लगे? इससे पहले बहुत कम पूजे जाते थे, लेकिन जैसे ही सिहाड़ जंगलों में एक नाथ द्वारा शैली का पनपना, राजस्थानी शैली में श्री कृष्ण की उत्पत्ति हो गई है, समझ लो। और जैसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति अर्थात ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, कहा नाथ द्वारा में, उसके बाद से तो पूरे राजस्थान क्षेत्र में श्री कृष्ण की तो चित्रों की भरमार मिलती है अपने को, क्योंकि फिर वो अपने लोक देवता मान लेते हैं इनको, कि ये हमारे स्थानीय देवता हैं, इनके चित्र तो बनेंगे ही बनेंगे। तो श्री कृष्ण को तो नाथ द्वारा में तो अत्यधिक मात्रा में चित्रित किया गया है, लेकिन नाथ द्वारा में जैसे इसकी प्रतिमा स्थापित हुई उसके बाद में तो इसको बहुत ज्यादा इसके चित्र बनाए गए हैं। देखो आगे। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक पुराण, जैसे धार्मिक पुराण मतलब जो धर्म से रिलेटेड पुराण है, जैसे शिव महापुराण, ठीक है, ऐसे शिव महापुराण, दुर्गा सप्तशती, माँ दुर्गा के बारे में, बाल गोपाल स्तुति, श्री कृष्ण के बचपन की जो कहानियां थी, बचपन की जो बाल लीलाएं थी उसको चित्रित किया। सूर सागर जो ग्रंथ है उसके शिव पुराण, वहीं साथ साथ पौराणिक धार्मिक ग्रंथों का भी चित्रांकन इसमें हुआ। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों का याद रख लीजिए, पौराणिक जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी चित्रांकन ज्यादा हुआ है धार्मिक ग्रंथों का, क्योंकि धर्म और धार्मिक ग्रंथ दोनों में अंतर है, याद रखना। यहां अपन ने पहले लिखा होगा, ये देखो, धार्मिक चित्र, धार्मिक चित्र का मतलब हो गया किसी एक लोक देवी देवताओं के चित्र, किसी पूजनीय के चित्र बनाना। और धार्मिक ग्रंथ का मतलब किसी एक ऐसा ग्रंथ को जो लोग उसको मानते हो, किसी देवता की, किसी की ईश्वर की कोई ऐसी कोई ग्रंथ लीला जिसको चित्रांकित माध्यम से समझाया जाए, वो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे इस बात को। इसके अलावा सामाजिक उत्सव, सामाजिक उत्सव का मतलब हो गया जैसे मेले, पर्व, त्योहार अपन घर में मनाते हैं, ये ऐसे सामाजिक उत्सवों का भी चित्रांकन यहाँ पर किया गया था राजस्थान शैली में। इसके अलावा वैभव, वैभव विलास मतलब राजा महाराजाओं की खुशी के जो माहौल था उसको भी चित्रित किया। यहाँ पर व्यक्ति चित्रण अर्थात सभी है चित्रण, अपन ने पढ़ा होगा सभी है चित्रण का भी प्रयोग हुआ, अर्थात व्यक्ति चित्रों को भी ज्यादा चित्रित किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर लोक कथाएं, जो लोक देवता हैं, लोक जो पुरुष हैं उनको पूजने, जैसे गोगा जी, हड़बू जी, तेजा जी, ऐसे लोक देवी देवताओं पर भी यहाँ पर चित्रांकन कार्य हुआ है। ये याद रखिए, लोक देवी देवताओं पर भी यहाँ पर चित्रांकन हुआ है। और इसके साथ साथ अन्यत्र कई प्रेम कथाओं का भी अंकन यहाँ पर मिलता है। बहुत सी ऐसी प्रेम कथाएं भी, प्राचीन प्रेम कथाएं हैं जिनको चित्रों के माध्यम से यहाँ समझाया गया है, कि ऐसे कोई प्रेम कथाएं जो प्राचीन समय में चलती थी, उन प्रेम कथाओं को भी यहाँ चित्रित करके पूर्ण कहानी को चित्र के माध्यम से ये समझा देते थे। ठीक है, तो ये भी एक लघु चित्र शैली का मुख्य विषय माना जाता है। श्रृंगार प्रधान चित्र ज्यादा बने हैं यहाँ पर, सजे धजे नायिकाओं के चित्र, ठीक है, नायक को भी सजे धजे बनाया गया है, नायिका को भी सजे धजे बनाया गया है। तो यहाँ पर श्रृंगार से संबंधित विषय भी बहुत ज्यादा काम में लिए गए हैं। इसके अलावा देखो 12 मासा ऋतु वर्णन, 12 मासा 12 महीनों का वर्णन।
अब देखो ये 12 मासा और 12 महीनों का वर्णन ये कई बार पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है 12 महीनों का वर्णन। जैसे हिंदी महीनों के नाम लिखिए। अब हिंदी महीनों के नाम लिखेंगे तो कैसे, क्योंकि अपने इसमें क्या है, इसमें 12 महीनों को चित्र के माध्यम से बताया गया है। जैसे वैशाख में क्या चलता रहता है उसको चित्र के माध्यम से बताया। उसके अलावा जैसे चैत्र में क्या चलता है, वैशाख में क्या चलता है, ज्येष्ठ में क्या चलता है, फागुन में क्या चलता है, ऐसे जो प्रारूप चलते हैं, ऐसे प्रारूप को उन्होंने क्या किया है कि चित्र के माध्यम से समझाया है। ठीक है, तो ये अपने को पता भी होना चाहिए वैसे तो। चलो मैं लिख ही देता हूं एक बार। देखो 12 महीनों का वर्णन, 12 महीने कौन से होते हैं। अब 12 महीने जो है वो जनवरी फरवरी तो सब मानते होंगे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो सबको पता होगा। तो 12 महीने, देखो सबसे पहला महीना आता है चैत्र, जिससे नववर्ष की शुरुआत होती है, चैत्र। ठीक है, चैत्र के बाद में आता है वैशाख। अपने सिलेबस में है ये, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं क्योंकि अपने सिलेबस में है, बाहर नहीं पढ़ रहे अपन, अपने सिलेबस में है ये। ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ। भाद्रपद आता है, फिर ज्येष्ठ के बाद में आएगा, ज्येष्ठ के बाद में आएगा आषाढ़। ठीक है, आषाढ़, आषाढ़ के बाद में, आषाढ़ गया, अब चल रहा है श्रावण, श्रावण। ठीक है, उसके बाद में आता है भाद्रपद, भाद्रपद, याद रखेंगे इसको। और उसके बाद में आएगा अश्विन, अश्विन। फिर आता है कार्तिक, कार्तिक। फिर इसके बाद में आएगा मार्गशीर्ष, जिसको माह है बोलते हैं अपन, माह। फिर आता है पौष, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। पौष के बाद में आएगा माघ, लास्ट बच गया फाल्गुन, लास्ट बचा है अपने फाल्गुन। देखो 12 महीनों की अगर बात की जाती है तो 12 महीनों में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, फिर उसके बाद में अश्विन, फिर कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह और फाल्गुन, ये 12 महीने माने जाते हैं अपने हिंदी त्योहार, हिंदी महीने। ठीक है, इनके आधार पर राजस्थानी शैली में चित्रांकन हुआ है। इनके आधार पर जैसे फाल्गुन में होली का माहौल होता है तो होली से संबंधित चित्र बनाए गए, जिससे कि अपने को दूर से पता चल गया भाई हाँ ये फाल्गुन से संबंधित है। पौष के समय में भी, मतलब श्रावण के समय में, ऐसे अलग अलग महीनों में अलग अलग ऐसे चित्रकारी की गई और एक ग्रंथ बनाया गया पूरा, जिसे 12 मासा कहा जाता है, 12 मासा। ये पूरे, इस पूरे ग्रंथ के अंदर पूरे महीनों का चित्रांकन किया गया, बहुत अच्छे से चित्रकारी इसमें की गई थी। तो ऐसा इसके अंदर प्रारूप था। इसके अलावा विषयों के अंदर आता है षड ऋतु वर्णन। देखो षड ऋतु वर्णन, अभी षड ऋतु वर्णन क्या होता है, 6 ऋतुओं का वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन। 6 ऋतु कौन कौन सी होती हैं, देखो कहते हैं ऋतुराज, ऋतुराज कौन सी होती है, वसंत, बसंत, बसंत, ये ऋतुराज होती है, ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु होती है। फिर आता है ग्रीष्म, ग्रीष्म, ठीक है, ग्रीष्म आता है, बसंत, ग्रीष्म। फिर हेमंत, वर्षा, वर्षा ऋतु भी आती है। ठीक है, इसके बाद में आती है शिशिर, शिशिर। फिर आएगी शरद, शिशिर, शिशिर के जस्ट बाद में आती है शरद। और ये 6 ऋतुएं होती हैं अपनी पूरी, ये 6 ऋतुएं होती हैं जिसमें नायक नायिकाओं का चित्रांकन किया गया है। मतलब इन ऋतुओं के हिसाब से नायक और नायिकाओं का चित्रांकन किया गया है। बसंत, ग्रीष्म, हेमंत, वर्षा, शिशिर और शरद, ये ऋतुएं होती है, 6 ऋतुएं। इन 6 ऋतुओं का भी वर्णन एक ग्रंथ बनाया गया है जिसका नाम है षड ऋतु वर्णन। इस ग्रंथ का नाम है षड ऋतु वर्णन।
और इस 6 रीतों में इन रीतों का नायक और नायिका के माध्यम से यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया। नायक और नायिका के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया, नायक नायिका के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है कौन सी ऋतु में कौन सा मौसम, कैसा मौसम रहता है, उसको भी इसमें षड ऋतु वर्णन में पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये विषय अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपना एक लास्ट टॉपिक बच गया, राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता, ये टॉपिक बचा है। इस टॉपिक के बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थानी शैली की विशेषताएं। राजस्थानी शैली की विशेषताएं, देखो विशेषताओं की बात करें अपन तो राजस्थानी शैली में तो वैसे तो विशेषताओं की भरमार है, क्योंकि यहाँ पर एक भारत में ऐसे प्रसिद्ध पेंटिंग का भी निर्माण किया गया जिसका नाम बनी ठनी रहा। तो जिस राज्य में देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का निर्माण हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी विशेषताएं ज्यादा ही होंगी, और कुछ ऐसी विशेषताएं उसमें दर्शनीय ही होंगी जिसके माध्यम से आगे आगे उसकी ख्याति हुई। उसको भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट पर भी जारी कर दिया था बनी ठनी चित्र को। तो इस हिसाब से तो बनी ठनी चित्र अर्थात राजस्थानी शैली का मुख्य रूप से विशेषताओं का, तो राजस्थानी शैली में मुख्य रूप से विशेषताओं की तो भरमार रही होगी, ठीक है। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन इसको टॉपिक वाइज विशेषताएं देखेंगे कि इसमें किस प्रकार की कौन सी ज्यादा विशेषताएं थी। जैसे अपन बात करें इसके मुख्य विशेषताओं में 1 नंबर पे आती है अपनी विशेषता, 1 नंबर विशेषता आती है लोक जीवन। राजस्थानी शैली की मुख्य विशेषता आती है लोक जीवन। अब लोक जीवन से संबंधित विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो लोक जीवन में क्या है, यहाँ पर लोक जीवन की सबसे मुख्य बात यह रही, एक तो पोथी चित्रण, एक फड़ चित्रण, एक मांडना चित्रण, एक भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, फड़ चित्रण, मांडना चित्रण और भित्ति चित्रण। हाँ, ये इसकी मुख्य विशेषता रही। कैसे लोक जीवन को, मतलब जो भी सामाजिक जीवन था, जो समाज में व्यतीत करने वाला जीवन था, उनको उन्होंने पोथी चित्रण, फड़ चित्रण और मांडना चित्रण और भित्ति चित्रण में समाहित कर दिया। कैसे कि जैसे पोथी चित्रण होता था तो पोथी चित्रण में राजस्थानी शैली में पोथी चित्रण ऐसा हुआ कि एक पूरी कैटेगरी को, जैसे अपन बात करें 12 मासा की, तो 12 महीनों को एक पुस्तक में, एक पोथी में उन्होंने चित्रित करके एक पूरी पोथी तैयार कर दी। पूरे महीनों को उन्होंने, पूरे 12 महीनों को उन्होंने चित्रित करके एक पूरी बुक, एक प्रकार से पूरी पोथी बुक तैयार कर दी उन्होंने, पूरी चित्रित बुक। तो वो पूरे समाज से रिलेटेड वो पूरी उसमें 12 महीनों की वर्णन उसमें मिलती है अपने को, ठीक है। इसके बाद आते हैं फड़ चित्रण। फड़ चित्रण में जितने भी लोक देवी देवता हैं और जो भी समाज में बुराइयां हैं उनके वहां पर चित्रांकन होता है कपड़े पर, और उसको दुनिया के सामने सुनाया जाता है, वो भी गाकर बजाकर सुनाया जाता था। ये फड़ चित्रण जो गाकर बजाकर सुनाते हैं उसको भोपा कहते हैं, भोपा। और जब ये गाकर सुनाता है तो जो भोपी होती है वो नृत्य करती है, उसके साथ साथ भोपी नृत्य करती है, और भोपा एक वाद्य यंत्र बजाता है जिसका नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता, रावण हत्ता होता है एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब फड़ चित्रकारी के माध्यम से भोपा और भोपी लोगों के सामने अपने राजस्थानी लोक देवी देवताओं को प्रसन्न करके या प्रसन्न करने के लिए फड़ चित्रण का कार्य किया जाता है और फड़ चित्रण कार्य सुनाया जाता है। फड़ चित्रणों के बारे में भी वहां पर सुनाया जाता है। तो ये एक लोक देवी देवताओं से संबंधित भी फड़ चित्रण मानी जाती है। तो ये भी पूरे समाज को इन्होंने घेर लिया। यहाँ पूरे 12 महीने को जब चित्रित किया तो पूरे समाज की बात आ गई, पूरे महीनों की बात आ गई। यहाँ फड़ चित्रण की बात आई तो पूरे समाज से रिलेटेड ही ले लिया, ठीक है। पूरे लोक जीवन से रिलेटेड ले लिया यहाँ पर फड़ चित्रण में। फिर आती है बात मांडना चित्रण की। तो मांडना चित्र जो होता है वो राजस्थानी शैली के, राजस्थान का लोक चित्रांकन है ये। कोई भी आपसे पूछे राजस्थान की लोक शैली कौन सी है
राजस्थान की ग्रामीण शैली कौन सी है? मांडना। याद रखेंगे, राजस्थान की लोक कला है ये, याद रखेंगे, लोक कला। कोई भी पूछ ले आपसे राजस्थान की लोक कला, मांडना। कि एक और बता, तो फिर आप बताएंगे फट चित्रण। एक फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? मांडना, और मांडना को ही माना जाता है। लेकिन फिर भी कई पूछ लेते कि यार दो हैं, एक और बता, तो वो बताएंगे आप फट चित्रण। तो मांडना है, ये मांडना चित्र शैली क्या है? इसने सांसारिक वैभव को बचाए रखा है, पूरे सामाजिक जीवन को, लोक जीवन को इन्होंने बचा के रखा है। कैसे? कि ग्रामीण महिलाएं आज भी मांडना का चित्रांकन करती हैं। घर की जो अपने आंगन होता है घर का, उस पर चित्रांकन किया जाता है। घर की जो दीवार होती है, तो शादी आदि पर्वों पर भी मुख्य द्वार के आसपास में चित्रांकन किया जाता है। यहाँ तक कि किसी एक पावन पर्व पर दोनों तरफ, जैसे अपने रक्षाबंधन पे छोटे छोटे चित्र बनाते हैं गेट के दोनों तरफ, और उनको कहते हैं कि उनको अपने साधारण भाषा में कहते हैं सोन जिमाना। तो वो क्या करते हैं, वो बनाए जाते हैं दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ, और उनको कुछ भोजन खिलाया जाता है, मतलब भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये ऐसा परंपरा मांडना से संबंधित है, और ये मांडना राजस्थान की लोक कला है। इसने राजस्थान की संस्कृति को बचाए रखा है अब तक इसने राजस्थान की संस्कृति को बचाए रखा है। हालांकि ये ज्यादातर कार्य, 99% कार्य मांडना का ग्रामीण महिलाएं ही करती हैं, ठीक है। लेकिन उनके माध्यम से भी ये अभी भी बचा हुआ है कार्य, और इसको सीखा जाता है, लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर बात आती है भित्ति चित्रण की। अब भित्ति चित्रण में क्या हुआ कि जो भी कहानियां, जैसे अपने एक गांव था, गांव में अगर किसी को कोई समस्या थी, तो उसमें दीवार पे कोई बड़ा सा चित्र बनाकर और गांव के लोगों को समझाया जाता था, मोटिवेट किया जाता था, चित्र बना के दीवार पर, भित्ति पर। तो वो भी क्या होता था, लोक से संबंधित ही है, लोक जीवन से संबंधित ही है, सांसारिक जो लोक जीवन है उससे संबंधित भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। किसी राजा महाराजा की कोई बड़ी उपलब्धि होती थी, तो उसको भी महल के बाहर चित्र के माध्यम से बताया जाता था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई उपलब्धि प्राप्त हो गई तो पूरे गांव में उसको बता के आएंगे, पूरे राज्य में उसको बता के आएंगे, नहीं। तो वो क्या करते थे, महल के बाहर एक बड़ा सा चित्र, भित्ति चित्र बनवा दिया जाता था, जिसके माध्यम से आने जाने वाले लोगों को समझ में आता था कि हाँ ये इसने काम किया है। तो वो भित्ति चित्रण भी एक राजस्थान के लोक जीवन को बढ़ाने में हमारा महत्व देती है, हमारा साथ देती है। तो इस प्रकार के भित्ति चित्रण भी लोक कला का एक अहम पार्ट माना जाता है। तो ये हो गए इसके 4 लोक जीवन से संबंधित विशेषताएं। सही है। लोक जीवन की अगर बात करें, जैसे अपन विशेषताओं की बात आती है तो लोक जीवन लिखेंगे, उसके एरो का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे राजस्थानी शैली में लोक जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में हुआ है। यहाँ पर पोथी चित्रण के माध्यम से अनेकों कहानियों को, 12 महीनों को और या फिर 6 ऋतुओं को एक पोथी के अंदर चित्रित करके राजस्थान के लोक जीवन को बचाए रखा है। इसी के साथ साथ पटचित्रण कला भी इसका एक अहम हिस्सा है। पटचित्रण कला के माध्यम से भी राजस्थान के जो लोक देवी देवता हैं उनको भी समाज में प्रचलित और उनका महत्व समाज को बताया जाता है। इसके अलावा जिसको ग्रामीण महिलाओं ने जीवित रखा है वह मांडना भी राजस्थानी शैली की एक सुप्रसिद्ध लोक कला मानी जाती है। इसके माध्यम से ग्रामीण परिवेश तथा ग्रामीण संस्कृति का आज तक टिकाव हो पाया है। इसके साथ साथ ही राजस्थान के लोक जीवन में भित्ति चित्रों का महत्व भी सर्वत्र रहा है। भित्ति चित्रों के माध्यम से राजस्थान की लोक कला, राजस्थान की संप्रदा और संपत्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे अपन इसकी पूरी डिटेल लिख देंगे। कोई समस्या है किसी को यहां तक? नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा, भाव प्रधान। भाव प्रधान, ठीक है। अब देखो भाव प्रधान क्या होते हैं। भाव का मतलब वो भाव नहीं जो अपन बात करते हैं क्या भाव है, वो नहीं। भाव का मतलब मनोभाव। तो मनोभावों को कैसे किया जाता है, देखो मनोभाव में अपने आता है रस प्रधान। जैसे लोक जीवन में अपन ने पढ़ लिया था क्या, कि पोथी चित्रण का महत्व। लोक जीवन में क्या पढ़ लिया अपन ने, पोथी चित्रण का महत्व और फट चित्रण का महत्व। वैसे भाव प्रधान में श्री कृष्ण से रिलेटेड जो चित्र बने थे उनमें भावों की अभिव्यक्ति की जाती थी। श्री कृष्ण से संबंधित जो चित्र बनते थे उनमें भावों की अभिव्यक्ति की जाती थी, ठीक है। उन भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से ही, भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से ही ये जो राजस्थानी शैली के चित्र कार्य है ये संपन्न किया जाता था। जैसे इसमें रस की प्रधानता रहती थी। अपन ने देखा कि रस होते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, श्रृंगार रस, इति रस, हास्य रस, ठीक है, घृणा रस। ये रसों का भी अपन ने प्रकार पढ़ा था। इन रसों के माध्यम से भाव उत्पन्न होते हैं।
इन रसों के माध्यम से भाव उत्पन्न होते हैं। कैसे भाव? जैसे मैं बिल्कुल खुश हूँ, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ बिल्कुल, और कोई भी अगर मेरा एंटी पार्टी कोई अगर एकदम से आता है, यहाँ क्लासरूम में कोई आया और मैं उसको देखकर बिल्कुल गुस्से में हुआ, मैं उसको देखकर बिल्कुल गुस्से में हो गया, अचानक मैं आपसे हंसी खुशी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ, और कोई आया और आते ही मैं एकदम से वापस गुस्से में हो गया, तुरंत गुस्से में हुआ, इसका मतलब वो तुरंत मेरे में कौन सा भाव आया? घृणा भाव। वो तुरंत मेरे अंदर आया, घृणा भाव, और घृणा भाव से मैं उसको देखा तो मेरे भाव चेंज हो गए। ये भाव जो मनोदशा के भाव होते हैं, अपन जो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं और कोई एकदम से कोई अपने से आके बोलता है और बोलते अपन खुश हो जाते हैं, तो वो एक हास्य भाव, खुशी का भाव वो अपने अंदर समाहित होता है। तो वो भाव प्रकृति होती है, ये राजस्थानी शैली के चित्रकार्य में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। जो राजस्थानी शैली है इसमें महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। इसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, कि चित्रकार्य में श्रृंगार रस का भी महत्वपूर्ण कार्य राजस्थानी शैली के चित्रों में रहा, क्योंकि राजस्थानी शैली में श्रृंगार की प्रधानता रही है, और श्रृंगार से ही क्या हुआ है? श्रृंगार की प्रधानता रही है इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ण प्रधानता है, तीसरा अपना पॉइंट आता है वर्ण प्रधानता। ठीक है, तो जो वर्ण प्रधानता है, इस वर्ण प्रधानता के माध्यम से ये देखा जाता है कि रंगों के महत्व को समझा। जैसे अपन ने बात की थी राजस्थानी शैली में, अभी जस्ट इससे पहले के चित्र की बात की थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि राम अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हुए चित्र का पढ़ा था। उसमें अपन ने इससे पहले भी अपन ने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि अब हरे रंग की प्रधानता थी। अब हरे रंग की उसमें क्यों प्रधानता रही? क्योंकि प्रकृति वो बाहर मिले थे अपने परिवेश से, अपने लोगों से बाहर, अपने परिवार के सदस्यों से बाहर मिलने गए थे, तो बाहर अगर मिल रहे थे तो उसमें प्रकृति को दिखाना जरूरी था। वास्तु या फिर स्थापत्य को वहां नहीं दिखा सकते अपन, वहां क्या दिखाएंगे? प्रकृति को। तो प्रकृति को दिखाने के लिए हरे रंग का प्रधान होना बहुत जरूरी है, और हरे रंग की प्रधानता होगी तभी प्रकृति को अपन दिखा पाएंगे। तो ये जो वर्ण प्रधानता, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब होता है रंग, तो इसमें राजस्थानी शैली में रंगों की प्रधानता भी महत्वपूर्ण रही है। इसमें रंगों के महत्व को बहुत अच्छे से चित्रित किया है। और राजस्थानी शैली में नीला, पीला, लाल, जैसे अपन बात करें पीले, नीले, लाल, हरे, श्वेत, गुलाबी आदि रंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। यहाँ पर श्वेत और श्याम वर्ण का प्रयोग ज्यादा हुआ है, श्वेत और श्याम वर्ण, लेकिन साथ साथ इसमें गुलाबी रंग का भी प्रयोग हुआ है। कई चित्र ऐसे देखे अपन ने कई शैलियों में, कौन से चित्र जिनके अंदर सिर्फ एक ही रंग को प्रधान बना दिया गया। जैसे अभी अपन ने बात की थी हरे रंग को, तो हरे रंग को उसमें प्रधान बना दिया गया, किसमें? चौगान खिलाड़ी में। चौगान खिलाड़ी जो चित्र पढ़ा था उसमें हरे रंग को प्रधान बना दिया। लेकिन कई चित्र, जैसे अपन ने किशनगढ़ शैली के चित्र पढ़े थे, और किशनगढ़ शैली के चित्रों में अपन ने क्या देखा था कि वहां पर जितने भी चित्र बनाए गए थे, लगभग सभी चित्रों में लाल रंग की नौकाएं बनाई गई, नाव बनाई गई थी लाल रंग की। कैसे भाई? क्यों? क्योंकि वो एक अलग से अपनी शैली की पहचान करना चाहते थे, एक अलग से। जैसे कई कलाकार, आधुनिक कलाकार ऐसे हैं जो पूरी पेंटिंग ब्लू रंग में, जैसे एक संत कुमार, एक पेंटर हैं, अपने चित्रकार हैं, गंगानगर के सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं, आधुनिक चित्रकार, जिनको अभी अभी राजस्थान ललित कला अकादमी ने सम्मानित किया है। तो वो चित्रकार क्या है? उन्होंने सिर्फ नीले रंग को अपना टारगेट बनाया है, नीले रंग से ही वो चित्रकारी करते हैं। नीले रंग की अलग अलग टोन, टोन मतलब छाया, प्रकाश और माध्यम, इनको इस्तेमाल करके एक ही रंग के माध्यम से उन्होंने बनाया है। तो ये वर्ण प्रधानता हो गई। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो, ठीक है?